हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण है। इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। यदि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। तो आते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो पहला क्या है? अम्ल। अम्ल क्या है? तो अम्ल का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते रहते हैं। जैसे आम का स्वाद क्या होता है? खट्टा। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अम्ल की उपस्थिति के कारण। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, इमली हो गया, ये सब किसका उदाहरण है? अम्ल का। तो आते हैं अम्ल की परिभाषा की। तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। तथा लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नीला को लाल करता है, लाल पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यह धातु से अभिक्रिया करके, यह मतलब कौन? अम्ल। यह धातु से अभिक्रिया करके, यह मतलब कौन? अम्ल। धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। अम्ल का स्रोत क्या है? अम्ल किस में पाया जाता है? जैसे कच्चा आम में अम्ल पाया जाता है, टमाटर में अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन अम्ल पाया जाता है? आपको तो अम्ल का स्रोत, अम्ल किन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो कुछ एग्जाम्पल है आपको। कच्चा आम है, टमाटर है, कच्चा अंगूर है, इमली इत्यादि। तो ये सब पदार्थों, ये सब जो अम्ल का स्रोत है, इसमें कौन कौन अम्ल पाया जाता है इसके बारे में एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे संतरा या नींबू का रस, संतरा या नींबू का रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। इमली में कौन अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। इसी तरह लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। आपको अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में पाया जाता है, अमाशय रस है ना, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब जो पदार्थ है, जैसे सेव हुआ, इमली हुआ, सिरका हुआ, दही हुआ, टमाटर हुआ, ये सब क्या अम्ल का स्रोत है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अब आते हैं दूसरा, भस्म। भस्म क्या है? वह पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। भस्म क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। और जो लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और नीला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नीला पर, भस्म का नीला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर नीला लिटमस पत्र में भस्म को डालेंगे तो नीला के नीला ही रहेगा। लाल डालेंगे तो क्या होगा? नीला हो जाएगा। और इसको छूने पर, जिसे छूने पर क्या होता है? साबुन की भांति चिकना प्रतीत होता है, उसे भस्म कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? भस्म। आते हैं पॉइंट 3 पर। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस ने अम्ल का जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। क्या है? वह यौगिक जो जल में घुलकर, अम्ल का क्या परिभाषा दिए थे आर्हेनियस? वह यौगिक जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन, जिसको संकेत में लिखते हैं H+ आयन। क्या लिखते हैं? संकेत में H+ आयन। जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। किनके अनुसार है?
आर्हेनियस के अनुसार। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, इसको जल में घुलाते हैं, जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन, और क्या देता है, क्लोरीन आयन, Cl यानी क्लोरीन आयन, क्या देगा, क्लोरीन आयन। इसी तरह नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल ये भी जल में घुलकर क्या देता है, एक हाइड्रोजन आयन देगा यानी H+ देगा, और दूसरा NO3 यानी NO3 पर माइनस आयन देगा। इसी तरह सोडियम एसीटेट CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। ये भी जल में घुलकर क्या दे रहा है, H+ आयन और CH3COO माइनस। अब भस्म के बारे में जानते हैं। भस्म क्या है, वह यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है, OH-। हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या, हाइड्रोक्साइड आयन का संकेत क्या होता है, OH- देता है, क्या कहलाता है, भस्म। यानी वह यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है या देता है, क्या कहलाता है, भस्म। एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जल में घुलकर क्या देता है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। यानी Na पर क्या हो जाएगा, प्लस, और OH पर क्या होगा, माइनस। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो K पर क्या हो जाएगा, प्लस, और OH पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो जल में घुलकर क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+ आयन और OH-। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इस पर क्या होगा, इस प्लस है, क्या होगा, माइनस। तो NH4+ और OH-। कॉन्सेप्ट 4, क्षार किसको कहेंगे, किसे कहेंगे, जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जल में विलय भस्म को, यानी वो भस्म जो जल में क्या होता है, घुल जाता है, विलय हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, भस्म। तो एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, भस्म। कॉन्सेप्ट 5 पर आते हैं। अम्ल के गुण, तो अम्ल का पहला गुण क्या होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये मतलब कौन, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा गुण, अम्ल क्या होते हैं, विषैले तथा तीव्र नाशक होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, विषैले तथा तीव्र नाशक होते हैं। तीसरा पॉइंट, अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है, धातु के साथ। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, और कौन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, धातु से। तो क्या बनता है, लवण, और कौन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में जिंक धातु है, जिंक क्या है, धातु। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये अम्ल है, ये धातु है। तो अम्ल की अभिक्रिया या धातु की अभिक्रिया किससे कराते हैं, अम्ल से। धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं। तो Zn यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा। Zn कहाँ आएगा, H2 के स्थान पर। तो क्या बन जाएगा, Zn यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, ZnSO4। Zn क्या बनेगा, SO4, और ये जो हाइड्रोजन गैस है क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। इसी तरह लोहा, Fe लोहा, ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो Fe यहाँ आएगा किसके स्थान पर, हाइड्रोजन के स्थान पर। तो क्या बनेगा, FeCl2। FeCl2 इसलिए बना कि इसकी संयोजकता 2 होता है और इसकी संयोजकता 1 होता है। जब यौगिक बनता है तो संयोजकता क्या होता है, अदला बदली होता है, 1 यहाँ चले आएगा, 2 यहाँ। तो क्या बनेगा, FeCl2, और फिर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण बना रहा है। ये क्या है, लवण है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या है, लवण है और हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस। पॉइंट 4 पर आते हैं। अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया, किसके बीच अभिक्रिया है, अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया।
तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है, तो क्या बना रहा है, लवण और जल। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। तो अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH क्या है, जिसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भस्म है। और तो हाँ HCl, जिसको पढ़ेंगे इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अम्ल है। NaOH क्या है, भस्म है, जिसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो नमक का सूत्र है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है, और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका हो गया भस्म। तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म है। NaCl लवण है, समुद्री लवण है, जो समुद्र से प्राप्त किया जाता है, बाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। और क्या बन रहा है, जल। आते हैं अब अम्ल का 5वां गुण के बारे में। अम्ल धातु के कार्बोनेट से भी अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों से अभिक्रिया करता है। और दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बनाता है। तो ये क्या है, धातु के कार्बोनेट। क्या है, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किससे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है, लवण, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O का मतलब जल। एग्जाम्पल ZnCO3, इसको पढ़ेंगे जिंक कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे, जिंक। Zn से जिंक होता है, CO3 कार्बोनेट। Zn को जिंक पढ़ते हैं, CO3 को कार्बोनेट, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, जिंक कार्बोनेट। ये आपको अम्ल है। क्या है, अम्ल है। कौन अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब अभिक्रिया करता है तो क्या बना रहा है, लवण बना रहा है। लवण बना रहा है, क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी तरह सोडियम कार्बोनेट किससे अभिक्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट। क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट। यानी सोडियम यहाँ चले आए हाइड्रोजन के स्थान पर, तो यहाँ आ गया तो क्या बना, NaSO4। क्या बना है, NaSO4। ये क्यों हुआ कि सोडियम का संयोजकता 1 होता है और सल्फेट का ये 2 होता है। तो अदला बदली किया तो 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ लिखो चाहे नहीं। तो क्या सोडियम यहाँ आ गया हाइड्रोजन के जगह पर, तो क्या बना, NaSO4, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा और CO2। उसी तरह NaHCO3, इसको पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ेंगे। बाइक के जगह पर हाइड्रोजन भी पढ़ सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तो NaCl क्या है, लवण। नमक क्या है, लवण है, और क्या बना रहा है, जल बना रहा है, और CO2। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, जो क्या है, लवण है, लवण बनाता है। और ये क्या है, जल है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अब आते हैं पॉइंट 6, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्लों के साथ किसकी अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड मतलब वह धातु के ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या हो, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो धातु के ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से। तो धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल। तो हम देखते हैं कि अम्ल चाहे धातु का ऑक्साइड से अभिक्रिया करे, चाहे धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करे, चाहे अम्ल भस्म से अभिक्रिया करे, चाहे अम्ल धातु से अभिक्रिया करे, हर स्थिति में लवण बना रहा है। यानी लवण क्या है, कॉमन चीज़ है, सब में लवण प्राप्त होता है। तो एग्जाम्पल में आते हैं, यहाँ कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर क्या धातु है। तो धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना है, लवण और जल। ये क्या लवण है और ये क्या है, जल। कॉपर क्या धातु है। तो धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके
क्या बना रहा है, लवण और जल। इसी तरह जिंक ऑक्साइड ZnO, तो जिंक धातु है, धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल। इसी तरह कैल्शियम, कैल्शियम क्या धातु, धातु का ऑक्साइड अम्ल से, किस अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, ये लवण है और क्या बना रहा है, जल। अब आते हैं कॉन्सेप्ट 6 में, परवल अम्ल। परवल अम्ल क्या है, बेअम्ल, बेअम्ल जो जल में घुलकर, बेअम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन यानी H+, हाइड्रोजन आयन का संकेत क्या होता है, H+ आयन प्रदान करते हैं, परवल अम्ल कहलाते हैं। जो क्या करता है, बेअम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः, जल में घुलकर क्या चीज, पूर्णतः आयनित होते हैं, आयनित होकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं यानी H+ आयन प्रदान करते हैं, परवल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का मतलब क्या हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 का मतलब हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 का मतलब हो गया नाइट्रिक अम्ल। तो ये क्या है, परवल अम्ल। क्या है, परवल अम्ल। आते हैं 7 नंबर, दुर्बल अम्ल। क्या है, दुर्बल अम्ल, बेअम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से, किस तरह, आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं। पूर्णतः अगर आयनित हो जाएगा तो परवल अम्ल कहलाएगा, पूर्णतः आयनित हो जाएगा तो क्या होगा, परवल अम्ल कहलाएगा। यहाँ कह रहा सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2CO3, H2CO3 को क्या पढ़ेंगे, कार्बोनिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे, कार्बोनिक अम्ल। CH3COOH, इसको क्या पढ़ेंगे, एसिटिक अम्ल। और H3BO3 इसको पढ़ेंगे क्या चीज, बोरिक अम्ल। अब आते हैं प्रबल भस्म। बेभस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होते हैं, बेभस्म जो जलीय विलयन में लगभग क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, आयनित होकर काफ़ी मात्रा में क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्रदान करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसका संकेत क्या होता है, OH प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल भस्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, प्रबल भस्म। क्या है, प्रबल भस्म का उदाहरण है। तो प्रबल भस्म का उदाहरण क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है दुर्बल भस्म। पॉइंट नंबर 9 में क्या है, दुर्बल भस्म। तो बेभस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः या आंशिक रूप से, अंशतः या आंशिक रूप से आयनित होकर यानी कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। क्या होता है, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाता है, दुर्बल भस्म या दुर्बल अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल में NH4OH, इसको पढ़ेंगे अमोनिया हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे, अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो किस प्रकार का भस्म है, दुर्बल भस्म है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, Ca से हो गया कैल्शियम, OH से हो गया हाइड्रोक्साइड, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, दुर्बल भस्म है। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, इसका इसलिए लिखा है कि मैग्नीशियम का होता है संयोजक धातु, इसका एक क्या करेगा, अदला बदली करेगा, तो दो यहाँ चले आएगा, एक यहाँ, एक लिखो चाहे नहीं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 10 में, पीएच स्केल। क्या पीएच क्या है, पीएच क्या है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों, किसी विलयन में किसका, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं।
तो पीएच किसे कहते हैं? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। एक होता है पीएच स्केल। तो पीएच क्या स्केल है? जैसे एक स्केल होता है, इसमें 0 से लेके कहाँ तक होता है? 14 तक। 0 से लेके स्केल में क्या होता है? 14 तक। यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, आपका यहाँ 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। तो 0 से लेके कहाँ तक होता है? 14। तो इधर जो होता है क्या होता है? परवल अम्ल। क्या होता है? अम्लीयता बढ़ते क्रम में। इधर आएंगे तो अम्लीयता क्या होता है? बढ़ते क्रम में। अम्लीयता का बढ़ते क्रम। इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा। जैसे 6 है, 6 इसके बाद 5 आया तो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। 5 के बाद अगर पीएच मान 4 आया तो और अधिक अम्लीय होगा। अगर 3 आया तो और अधिक अम्लीय होगा। और 7 के इधर जाएंगे तो क्या होगा? क्षारीयता का बढ़ते क्रम। किसका? क्षारीयता का बढ़ते क्रम। तो पीएच मान अगर 8 है, 8 से लो हो गया तो ज़्यादा क्षारीय हो गया, 10 हो गया तो और अधिक हो गया। जैसे जैसे इधर आएंगे 14 की तरफ तो क्षारीयता क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे 7 से 1 की तरफ आएंगे क्या होगा? अम्लीयता बढ़ेगा। यानी क्या होगा? अगर पूछेगा कि 2 और 4 में कौन ज़्यादा अम्लीय है तो 2 ज़्यादा अम्लीय है। और 7 क्या होता है? उदासीन विलयन। जिसका पीएच मान 7 होता है उसको क्या कहते हैं? उदासीन। तो पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए। तो यही पीएच का स्केल है जो 0 से लेकर 14 तक होता है। ये क्या व्यक्त करता है? अम्लीयता और क्षारीयता को। क्या किसको व्यक्त करता है? किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जिस मापदंड का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल। यानी 7 से जो कम रहेगा वो अम्लीय रहेगा और 7 से जो अधिक होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। और जो 7 के बराबर होगा वो उदासीन होगा। तो किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। और विलयन का पीएच मान अगर 7 के बराबर है तो वह विलयन क्या होगा? उदासीन होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर किसे होगा? 7 से कम होने पर विलयन क्या होगा? अम्लीय। यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। और विलयन का पीएच मान 7 के अगर बराबर होता है तो वह विलयन उदासीन होगा। कुछ समान पदार्थ का पीएच मान दिया हुआ। समान पदार्थ का पीएच मान, जैसे समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। लार का पीएच मान होता है 6.1। दूध का पीएच मान होता है 6.4। मूत्र का पीएच मान होता है 6 और शराब का पीएच मान होता है 2.1। इसी तरह हमारे अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसका पीएच मान होता है लगभग 1 के बराबर, या कहीं कहीं 1.2 भी लिखा रहता है।